क्लास में हम लोग 16 सितंबर 2022 को रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और जिसमें कि जीएस यानी साइंस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक को देखेंगे। और जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो उनके लिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न आने की संभावना उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और इसमें पूरा डिटेल के साथ हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग इस क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ से पूरी संभावना है कि हमारे क्लास से क्वेश्चन आपको देखने के लिए आगे की शिफ्ट में मिलेगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, पहला ही क्वेश्चन था यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, यूएनईपी का जो पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। मेरे भाई, इसकी स्थापना की भी बात कर लेते हैं। हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में इसका स्थापना भी पूछा जाए। स्थापना हुआ है 5 जून 1972 ईस्वी को। कब स्थापना हुआ है? 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेरे भाई? तो हेडक्वार्टर है नैरोबी में। कहाँ पर है? नैरोबी में। और ये नैरोबी मेरे दोस्त केनिया की राजधानी है। केनिया की राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी। और यही नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। और इसी संस्था के द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। प्रत्येक 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। मेरे भाई, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं यहाँ पर, पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1974 ईस्वी में। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। अभी जो आज का जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी का स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी के अंदर। नैरोबी किस देश की राजधानी है? केनिया की राजधानी है। यूएनईपी के द्वारा ही 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और यूएनईपी के द्वारा पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, अनेकांतवाद और सियादवाद का संबंध किस धर्म से है? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अनेकांतवाद और सियादवाद का संबंध जैन धर्म से है। किस धर्म से मेरे भाई? जैन धर्म। और जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन है मेरे भाई? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ध्यान रखिएगा। और जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। कुल कितने तीर्थंकर हैं? कुल तीर्थंकर की संख्या कितना है? 24। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और इसी ऋषभदेव को माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक। अब कुल तीर्थंकर 24वें वो अंतिम तीर्थंकर, इसको भी ध्यान रखिएगा। 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 24वें वो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। इसको भी ध्यान रखिएगा मेरे भाई। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अनेकांतवाद और सियादवाद का संबंध किस धर्म से है? अनेकांतवाद और सियादवाद का संबंध है जैन धर्म से। और जैन धर्म में कुल मिला के कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और यही ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक भी थे। जैन धर्म में कुल मिला के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद नंबर 74, आर्टिकल नंबर 74 क्या चीज़ से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 74 जो है राष्ट्रपति को उनके कार्यों में मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति को उनके कार्यों में मदद करने के लिए यानी सलाह देने के लिए किसका गठन किया जाता है?
मंत्री परिषद। तो सीधा सीधा जान लीजिए कि अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? मंत्री परिषद से। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसको ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन मंत्री परिषद के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। 74 के अंदर क्या कहा गया? आर्टिकल 74 में कहा गया है भारत के अंदर एक मंत्री परिषद होगा और ये मंत्री परिषद का क्या काम होगा? राष्ट्रपति के कार्यों में को सलाह देने के लिए। और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर हम लोग बात करें मेरे भाई 75 अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 किससे संबंधित? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 75 में कहा गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 76 इसको भी जान लेते हैं, ये पूरी संभावना है कि आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन दिखेगा। अनुच्छेद नंबर 76, अनुच्छेद 76 के अंदर देश के भारत का एक महानिवादी की चर्चा किया गया। महानिवादी यानी देश में अटॉर्नी जनरल, पूरे भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महानिवादी यानी अटॉर्नी जनरल। और याद रखिएगा अभी देश के 14वें नंबर के अटॉर्नी जनरल किसको बनाया गया है? मुकुल रोहतगी को। मुकुल रोहतगी को देश के नए अटॉर्नी जनरल बनाया गया। किनके स्थान पर इनको बनाया गया है? के वेणुगोपाल के स्थान पर। ध्यान रखिएगा, इसके पहले भी मुकुल रोहतगी जो है एक बार देश के लिए महानिवादी का काम कर चुके हैं। यानी 12वें नंबर के जो महानिवादी थे कौन? मुकुल रोहतगी। 13वें नंबर के कौन बने? के वेणुगोपाल, ये 13वें नंबर के महानिवादी बने। अब फिर से 14वें नंबर में किनको बनाया गया? मुकुल रोहतगी को। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद नंबर 74 किससे संबंधित है मेरे भाई? मंत्री परिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन जो पूछा गया था कि दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया था। दीन ए इलाही किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा। और ये सारा काम किसके द्वारा किया गया है? अकबर के ही द्वारा किया गया। अगर बात करें दीन ए इलाही की शुरुआत कब किया अकबर ने? 1582 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया है? किस मुगल शासक ने? अकबर ने। क्वेश्चन यही था, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया? अकबर ने। हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में ये भी पूछ दे दीन ए इलाही की शुरुआत कब किया? 1582 में किया है। दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने किया। कब किया? 1562 ईस्वी में किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया कब? 1563 में। यहाँ पर जितना भी लिखा है सभी किससे संबंधित है? अकबर से ही संबंधित है। सारा काम किसने किया है? अकबर ने। हो सकता है कि आपसे पूछ दे फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से बदलकर फतेहपुर सीकरी कब बनाया अकबर ने? 1571 में। ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण, बुलंद दरवाजा का निर्माण, बुलंद दरवाजा का निर्माण क्यों करवाया था? ध्यान रखिएगा, जब गुजरात को जीत लिया था तो गुजरात विजय की खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? अकबर ने। कहाँ पर कराया है? यही फतेहपुर सीकरी में। 1571 में जब गुजरात पर विजय हासिल कर लिया तो इसी विजय की खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका स्थापना करता है? बुलंद दरवाजे का। ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए मेरे भाई कि जजिया कर समाप्त कब किया अकबर ने? तो 1564 में। ध्यान रखिएगा, जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अकबर की बात करें मेरे भाई, पूरे मुगल शासक में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? अकबर का। अकबर का शासनकाल की बात कर ले हम लोग 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। कब से कब तक इसका शासनकाल रहा? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, अकबर के शासनकाल में ही सर्वाधिक हिंदू मंत्री हुआ करते थे। इनके शासनकाल में जितने भी मंत्री सिपाही हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे? हिंदू। ध्यान रखिएगा, अकबर की बात करें, अकबर के ही शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न, नवरत्न। अगर नवरत्न की बात करें मेरे भाई तो भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार नवरत्न था
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसको विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं, इनका संबंध गुप्त काल से है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारतीय इतिहास में पहली बार नवरत्न थे। लेकिन मुगल काल में बात किया जाए तो मुगल काल में किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, दीन इलाही की शुरुआत किसने किया? अकबर ने किया। कब किया? 1582 में। इसके अलावा ये सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को हम बता दिए और यहाँ से सारा अकबरे से संबंधित है और पूरी संभावना है कि यहाँ से आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग मेरे भाई क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत में सबसे ठंडा स्थल, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ठंडा स्थल जो है सियाचिन ग्लेशियर है। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर जनवरी के महीने में -50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। सेल्सियस जो पहुँचता है माइनस में पहुँच जाता है, वो भी कितना? 50। समझ सकते हैं यहाँ पर कितना ठंडी पड़ता होगा। -50 डिग्री में वहाँ चले जाता है ठंडी। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर में। अब भारत का सबसे ठंडा स्थल, अगर हम लोग सियाचिन की बात करें मेरे भाई, समुद्र तल से इसका जो ऊंचाई है 5753 मीटर। समुद्र तल से कितना ऊंचाई है? 5753 मीटर। और ये जो है सियाचिन लद्दाख के अंदर है। कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। और ये किस जिला के अंदर है? लेह जिला के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जिला है लेह। अब विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और ये सियाचिन ग्लेशियर में 1984 के आसपास के समय में पाकिस्तानियों ने वहाँ पर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। और उस पाकिस्तानियों को ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को स्वतंत्र कराया। यानी कि पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर आके क्या कर दिया? उन्होंने कहने लगा कि ये हमारा क्षेत्र है और ऑपरेशन विजय के द्वारा भारतीय सैनिकों ने उसको वहाँ से भगाया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने किस ऑपरेशन के द्वारा उसको स्वतंत्र कराया? तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत। कब? 1984 ईस्वी में पाकिस्तानी सेना को वहाँ से खाली करवाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन जो है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसके अलावे ए कृष्ण स्वामी अय्यर ये सदस्य थे, के मणिकलाल मुंशी ये भी सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला ये भी सदस्य थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, BL मीटर और DP खेतान ये सभी सदस्य थे। आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे भाई, प्रारूप समिति में कुल मेंबर 7 था। कितने थे कुल मेंबर? कुल मेंबरों की संख्या 7 था, जिसमें से कि 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और ये भी ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर की अगर हम लोग बात करें मेरे भाई, याद रखिएगा 14 अप्रैल, इनका जयंती हम लोग कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। और भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। भीमराव अंबेडकर की जो समाधि स्थल किस नाम से जानते हैं? चैत्य भूमि। ये संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसी में और कुछ विशेष क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि आने वाले शिफ्ट में आप लोगों के लिए अति आवश्यक होगा, है ना। देखो मेरे भाई, एक्स्ट्रा में आप लोग जान लीजिए, ये संविधान सभा के निर्माण के लिए जो बैठक हुआ था इसके बारे में। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक हुआ था। और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है मेरे भाई कि संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन काम क्या हुआ? सबसे बुजुर्ग, सबसे एजेड जो थे उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है?
11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन काम क्या होता है, संविधान सभा के लिए अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थाई अध्यक्ष किनको बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के निर्माण के लिए दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, और इस दिन उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उद्देशिका, इस दिन क्या हुआ था, उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, JL नेहरू के द्वारा। यही उद्देशिका बाद में चलकर भारत की प्रस्तावना बनी। स्वतंत्रता के बाद यही उद्देशिका क्या बना, भारत की प्रस्तावना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। अगर हम लोग बात करें संविधान बनकर तैयार हुआ, कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को अंततः संविधान बनकर तैयार हो गया। और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, और अंततः 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अब हम लोग बात करते हैं अंतिम बैठक। संविधान सभा के निर्माण के लिए अंतिम बैठक होता है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के निर्माण के लिए अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के निर्माण के लिए अंतिम बैठक होती है, और इस समय 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके बोलता है कि भारतीय संविधान को अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया जाए। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 के समय कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, संविधान सभा कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 284। इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और अंततः भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, तब आंसर कीजिएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपको प्रश्न आया है कि भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ना। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, 24 जनवरी 1950। इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके क्या बोलते हैं कि भारतीय संविधान को अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। देखिए मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन ओलंपिक से था, और दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। क्वेश्चन जो आया हुआ था, ओलंपिक में नौकायान स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो ध्यान रखिएगा नेत्रा कुम्मन थी। नेत्रा कुम्मन भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। किस खेल का, नौकायान की, जो ओलंपिक में क्वालिफाई करी। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक में नौकायान स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, नेत्रा कुम्मन। ये कौन ओलंपिक की बात किया जा रहा है, टोक्यो ओलंपिक का। किस ओलंपिक का बात किया जा रहा है, टोक्यो। और ये टोक्यो ओलंपिक किस नंबर का था, 32वें नंबर का था। टोक्यो ओलंपिक कितने नंबर का था, 32वें नंबर का था। और ओलंपिक में नौकायान स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी, नेत्रा कुम्मन। एक और क्वेश्चन था, ये ओलंपिक से ही था कि भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर ओलंपिक 2021 में कौन से पदक जीता, किसे हराकर। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसे हरा के तो जर्मनी को हरा के, किसे हरा के ये कौन से पदक जीता, जर्मनी को हरा के। और ध्यान रखिएगा 41 वर्ष बाद हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक जीता। कितने साल बाद, 41 साल बाद। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, अभी तक ओलंपिक के अंदर भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता है, तो 10 गोल्ड मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक के अंदर भारत में कितने गोल्ड मेडल जीता है, 10 में से 8 गोल्ड मेडल जो जीता है वो हॉकी के अंदर ही जीता है। 10 में से 8 गोल्ड मेडल किसने जीता है, हॉकी में। और 1 गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने।
और 9 हो गया। इस तरह से एक और गोल्ड मेडल किसने जीता, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ओलंपिक में भारत ने अभी तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। 10 में से 8 गोल्ड मेडल जीता है हॉकी खेल में, बाकी एक गोल्ड मेडल 2021 के अंदर जो नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक के अंदर, और एक और गोल्ड मेडल जो जीता है वो किसने जीता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। रुकिए जरा से, इसी में एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि 33वां ओलंपिक कहाँ पर संपन्न होगा। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। 33वां ओलंपिक कहाँ पर होगा, पेरिस में। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, 32वां ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने पदक जीता। तो ध्यान रखिएगा 1 2 का 4, 1 2 का 4। जिन भाई को याद नहीं रहे तो 1 2 का 4 जरूर याद रखिएगा। 1 2 का 4 7। कितना पदक जीता, 1 2 का 4, यानी 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल। इस तरह से कुल कितना मेडल जीता, 7 मेडल जीता। और किस स्थान पे रहा, इसको भी ध्यान रखिएगा, 48वें स्थान पे रहा। हाँ 48 तो नंबर पे रहा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेरे भाई आज के एग्जाम में जो प्रश्न आया कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान लिया गया यूएसए से। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। और यूएसए से ही मौलिक अधिकार का भी प्रावधान लिया गया। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। लेकिन प्रश्न जो पूछा गया था न्यायिक पुनरावलोकन, ये किस देश से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। तो हो सकता है कि आगे की शिफ्ट में ये सभी पूछा जा सके, हो सकता है ये पूछ दे, हो सकता है कि एकल नागरिकता पूछ दे। तो एकल नागरिकता की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, आयरलैंड। आपातकाल याद रखिएगा, जर्मनी से। आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा और ये समवर्ती सूची का विषय, ये दोनों कहाँ से लिया गया है, ये दोनों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से ही। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से, ध्यान रखिएगा। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन आज जो परीक्षा में पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया। तो ये यूएसए से लिया गया। हो सकता है आगे की शिफ्ट में ये सब भी पूछा जाए, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन पूछा गया था एक पुरस्कार से कि रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, रामानुजम पुरस्कार 2021 में जो दिया गया, नीना गुप्ता को दिया गया है। किसको दिया गया है, नीना गुप्ता को 2021 का रामानुजम पुरस्कार दिया गया। रामानुजम पुरस्कार की बात करें हम लोग, ये या तो साइंस में दिया जाता है, साइंस या तो मैथ में दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जिनका उम्र की 45 वर्ष से कम हो, 45 वर्ष से कम, उन्हीं को दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है, 31 दिसंबर को। रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, नीना गुप्ता को दिया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है, या तो साइंस या तो मैथ में दिया जाता, जिनका उम्र 45 वर्ष से कम हो। और प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है, 31 दिसंबर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। मेरे भाई एक क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु पर्व यानी इसी का दूसरा नाम है प्रकाश वर्ष, इसकी शुरुआत है ना किनके जन्म दिवस पर किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, इन्हीं के जन्मदिन के पर से प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष गुरु पर्व यानी प्रकाश वर्ष। और ध्यान रखिएगा ये जो मनाया जाता है कार्तिक की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, कार्तिक की पूर्णिमा में। क्या मनाया जाता है, प्रकाश पर्व कहिए या फिर गुरु पर्व कहिए। और गुरु नानक देव जी की बात करें तो ये सिख धर्म के पहले गुरु हुए। सिख धर्म के पहले गुरु कौन हुए, गुरु नानक देव जी। और सिख धर्म के संस्थापक भी हुए। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक भी है। सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए। ध्यान रखिएगा, सिख धर्म में कितने गुरु हुए, 10 गुरु। और पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी। और इन्हीं के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है, गुरु पर्व कहिए या फिर प्रकाश पर्व कहिए। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, कार्तिक की पूर्णिमा की रात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई चिपको आंदोलन से संबंधित। अगर चिपको आंदोलन की बात करें, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए 1973 में, कब 1973 में चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। और कहाँ पर शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान समय की अगर बात करें, उत्तराखंड का चमोली जिला, उत्तराखंड का चमोली जिला, उत्तराखंड का चमोली जिला। लेकिन ये चमोली उस समय उत्तर प्रदेश में ही था, उस समय ये कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी ये कहाँ पर है, उत्तराखंड का चमोली जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगता है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से लगता है। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगता है, 7 देशों से लगता है। वो भी कौन कौन लगता है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिए। बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया, इसके माध्यम से आप 7 देश का नाम याद रख सकते हैं। देखिए, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, म से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार, और बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये 7 पड़ोसी देश भारत का जो स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ। कितना, 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है 4096 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश। उसके बाद कौन सा देश है, चीन। उसके बाद कौन सा है, पाकिस्तान। उसके बाद कौन सा देश है, नेपाल। उसके बाद कौन सा है, म्यांमार। उसके बाद कौन सा है, भूटान। उसके बाद सबसे कम किस देश की सीमा को साझा करता है भारत का सीमा, अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो इस तरह से ये जो प्रश्न पूछा गया था, भारत का स्थलीय सीमा, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगता है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों से लगता है। कौन कौन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो पूछा गया था मेरे भाई, माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा, माजुली नदी द्वीप है, राज्य की बात करें तो असम, और नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी पर है माजुली नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी, और किस राज्य के अंदर है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन संपत्ति का अधिकार, ये भी डाला गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। कब निकाला ये भी जान लीजिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को निकाल के कहाँ पर डाला, विधिक अधिकार में। और विधिक अधिकार अनुच्छेद की बात करें, विधिक अधिकार अनुच्छेद 301 के अंदर डाला है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो था क्या होगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। और इसको कब निकाला गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाल के इसको रखा कहाँ पर, विधिक अधिकार में। किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन हिस्ट्री से था, चौरी चौरा। अगर चौरी चौरा की बात करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा 1922, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922। एग्जाम में कभी कभी ये डेट भी पूछ लेता है, 5 फरवरी 1922। और ये कहाँ पर चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का देवरिया जिला। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलनकारी, असहयोग आंदोलनकारी आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचे थे, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के अंदर देवरिया जिला में एक जगह था चौरी चौरा, इसी जगह पहुँचे थे। यहाँ पर एक थाना हुआ करता था, और उसी आंदोलनकारी यानी असहयोग आंदोलनकारियों ने इस चौरी चौरा नामक थाना को क्या कर दिया, आग लगा दिया। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने
असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब बंद किया, तो ध्यान रखिएगा चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। मेरे भाई कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर छापिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का उपाधि अंग्रेजों को वापस कब किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों को महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि कब वापस किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। मेरे भाई एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार का शोक। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और कोसी नदी के बारे में क्वेश्चन और जान लीजिए। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी। और इसी कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप लोग ये भी जान लीजिए कि बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा सिग्मो फेस्टिवल जो मनाया जाता है कहाँ पर? गोवा के अंदर मनाया जाता है। और इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है मेरे भाई? हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड के अंदर, नागालैंड। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल। छठ पर्व बिहार का। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था पी आर सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? प्री आर सीरीजेस ध्यान रखिएगा हॉकी टीम के गोलकीपर है। किस इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी। हॉकी टीम के गोलकीपर कौन है? पी आर सीरीजेस। हॉकी टीम के गोलकीपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ध्यान रखिएगा फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। मेरे भाई एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंडलीव का आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? तो ध्यान रखिएगा मेंडलीव का आवर्त सारणी 1872 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। मेंडलीव का आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? 1872 में। और मेंडलीव आवर्त सारणी की खोज किसने किया? मेंडलीव ने। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी खोज अगर पूछे तो मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मोजले। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोजले ने किया। मोजले ने तत्व का जो आधार बताया वो क्या बताया था? तत्वों को जो बांटा गया था किस आधार पे बांटा गया था? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए, क्योंकि कल इसका आंसर हम कराए थे। सेम क्वेश्चन पूछा गया था और वही आज फिर परीक्षा में आया। कल ये भी हम बताए थे 1872 में मेंडलीव का आवर्त सारणी का खोज, आज सेम क्वेश्चन छप गया आपके एग्जाम में, है ना। तो हमारी क्लास को आप लोग मेरे भाई ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए और आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में पूरी संभावना है कि हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। ये भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट में ही कल पढ़ाए थे और आज वो क्वेश्चन छपा है ना। तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरह की क्लास का जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।